Assalamu alaikum. How are you all? Today we are at the Statics Clinic with Dr. Shaista Lodi. How are you? अस्सलाम वालेकुम। सारे SLA के जो फॉलोअर्स हैं उनको वेलकम करते हैं। बहुत दिनों से हम लाइव गए नहीं थे, कई सारी क्वेरीज, बहुत सारे सवालात जमा हो गए थे, तो हमने सोचा कि अब अच्छा टाइम है। इससे पहले कि मैं TR यानी तारिक रोड की क्लिनिक से निकल के DHA ब्रांच जाऊं, तो उसके बीच में कुछ ऐसे चंद मिनट कर लेते हैं कि जल्दी से लाइव जाके आपकी बहुत सारी क्वेरीज का जवाब दे देते हैं। तो क्या पूछना चाहेंगी आप? सबसे बड़ा मसला आजकल क्या चल रहा है? बहुत सारे मसले हैं ख़वातीन के। एक तो ये जो गोरे होने की क्रीम्स यूज़ करने के बाद जो पिगमेंटेशन के साथ आती हैं, वो सबसे बड़ा मसला है। क्लिनिक में मोस्टली अगर मैं रोज़ाना 25 पेशेंट देख रही हूँ, तो उसमें से 15 पेशेंट्स पिगमेंटेशन के साथ होते हैं। इतना बड़ा मसला है ये। और जो नहीं होते उनको भी थोड़ी थोड़ी डेवलप हो रही होती है, क्योंकि हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कि किस किस्म की क्रीम्स यूज़ करनी चाहिए। और मार्केट में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं और बहुत किस्म की दावे भी होते हैं कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, जिसमें कि सस्ती क्रीमों के इस्तेमाल से उनको पूरे पैचेस बन जाते हैं। पहले वो फ्रेकल्स डेवलप होनी शुरू होती हैं, वो होते 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 इतना बड़ा पैच यहाँ से यहाँ तक का बन जाता है। बहुत सारी ख़वातीन जिनको ब्लीच बहुत अच्छा लगता है और ये वो समझती हैं कि ब्लीच करने से वो बाल काले से कुछ गोल्डन कलर के हो जाते हैं और वो उनका कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर और बड़ा बेहतर लगता है। वैसे हमारी जो सैलॉन्स हैं, उनसे भी माजरत के साथ, मतलब इसलिए नहीं, बहुत सारे ऐसे सैलॉन्स भी हैं जहाँ के नहीं यूज़ होता होगा, जिनको पता है कि प्रोडक्ट्स कैसी हैं, उन प्रोडक्ट्स का असर पेशेंट्स पे या क्लाइंट्स पे क्या हो सकता है। लेकिन बहुत सारे सैलॉन्स ऐसे हैं जो अपनी प्रैक्टिस में ख़ास तौर पर क्या कहते हैं उसे, क्या फेस पॉलिश, हाँ, फेस पॉलिश के नाम पर जो है जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसमें भी मर्करी और अमोनिया, जी दूसरा नाम है, और वो लड़कियां कराती हैं और उसके बाद उनको 2 दिन तक तो लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छी हमारी स्किन हो गई। उसके बाद वो जो पैच होता है वो डार्क से डार्क तरीन होता चला जाता है उसमें। और बहुत सारी लड़कियां जो वैक्स कराती हैं, वहाँ भी अगर आपने देखा होगा, अगर साइड बंस करा रही हैं तो यहाँ एक पैच आ जाता है गरम, जो जिस जगह वो गरम स्पैचुला से लगाते हैं फ़ौरन आपका, चाहे वो टांग हो, चाहे आपका मुंह हो, तो वो अपर लिप हो, तो वो एक पैच पूरा डेवलप हो जाता है। उसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो वहीं के वहीं, और फिर वो हर महीनों बाद या मतलब 1-1.5 महीने के वक्फे से जब भी वो कराएं, वहाँ वो पैच डेवलप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं पिगमेंटेशन को मज़ीद गहरा करने में और वहाँ उसको पालने में। और फिर हमारे यहाँ जो प्रैक्टिसेस हैं, हम सनब्लॉक नहीं यूज़ करते, तो हम समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से बचाव के लिए ही बताया जाता है। डॉक्टर्स पागल नहीं होते जो ये कहें कि भाई आप ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर है, और ये समझें आपकी मेडिसिन, आपका मॉइस्चराइज़र और आपका सनब्लॉक। तो वो पिगमेंटेशन जब लेकर आती हैं उसको मिटाना, देखिए पिगमेंटेशन एक वक्त में अगर जब वो थोड़ी बहुत होती है ना, तो फिर भी कंट्रोल में आ जाती है। वो भी फ्रेंकली उसके ऊपर आपको लेज़र और बहुत सारी चीज़ें और करनी। एक दफ़ा बहुत ज़्यादा डार्क पिगमेंटेशन होती है तो उसको बहुत, एक कहते हैं वंस पिगमेंटेड ऑलवेज पिगमेंटेड, तो इसलिए प्लीज़ वो स्टेज आने ही ना दें कि आप पिगमेंटेशन हो। लेकिन बहरहाल पिगमेंटेशन की दी एस्थेटिक क्लिनिक में मैं या मेरे फेलो डॉक्टर्स जो हैं, वो हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें एक हमारे लिए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं डिटॉक्स ड्रिप के। और फिर हम उसको कंबाइन करते हैं और प्रोसीजर्स के साथ, जिसमें कि लेज़र्स आ जाती हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, फिर टॉपिकल भी देते हैं। डिटॉक्स ड्रिप जो है वो बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं, वो जो आपने एक TV प्रोग्राम किया था उसमें आपने बताया था डिटॉक्स ड्रिप, लेकिन उसके बड़े अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपको हम कह देते हैं जी आप लगाएं 15, हम कुछ लगा के देखते हैं और फिर वही होता है ना कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट साथ में देते हैं, तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं जी। पिगमेंटेशन के हवाले से चलिए आपने बता दिया, मुझे बताएं कि सबसे बड़ा एक और मसला है हमारे ख़वातीन का आजकल, हेयर फॉल, यस। प्लीज, और हमारे उसके बहुत सारे अवामिल हैं। एक तो हेयर फॉल को लड़कियां, देखें, पैनिक नहीं किया करें किसी भी चीज़ में, परेशान ना हुआ करें। एक तो लड़कियां, पता नहीं है कि एलोपेशिया की टर्म ऐसी आ गई है कि वो हर बंदा बोलने लगा मुझे एलोपेशिया हो गया। एलोपेशिया और हेयर फॉल में फ़र्क है।
एलोपेशिया की रीजंस और कंटेजियस नहीं हो सकता एलोपेशिया, खुदारा ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बहन को एलोपेशिया तो मुझे भी एलोपेशिया हो जाएगा इस तरह। जी 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 नहीं, उसके रीजंस होते हैं डिफरेंट, उसकी टाइप्स होती हैं एलोपेशिया की। जब आपके कॉइन की शक्ल में, गुच्छे की शक्ल में बाल बाहर आने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं, आपको अपने तकिए पे गुच्छा बालों का मिले तो उस, और ख़ास तौर पे गोलाई की सूरत में आपके बाल जा रहे हैं या पैच पूरा उड़ गया है, तो वो एलोपेशिया है। जनरल हेयर फॉल या सामने से एक फ्रंटल हेयर फॉल का मतलब ये नहीं होता है। हेयर फॉल का जनरलाइज थिनिंग भी हो जाती है बालों में, वो उसके भी बहुत सारी रीजंस हैं। हमारे यहाँ आजकल मेन रीज़न तो आपके हार्मोन्स हैं। मुझे लगता है आने वाली क्लिनिक में जो बच्ची है ना, हर दूसरी वो इस प्रॉब्लम के साथ आती है आजकल, पीसीओज और जनरलाइज हेयर थिनिंग या जनरल हेयर फॉल जो है उसकी हमारी डाइट, हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारे स्ट्रेस लेवल, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं ना। तो और हम इतने प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, हम बालों के इतने प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स करा रहे होते हैं कि प्रोसीजर्स बालों के होते हैं ना, बाल स्ट्रेट कराना और हेयर कलर और बहुत सारी चीज़ें, तो वो इतनी आम हो चुकी हैं अब। और पेशेंट बड़े दिलचस्प एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके अब्बा के बाल कैसे हैं या आपकी अम्मा के बाल कैसे हैं, तो कहते हैं उनके तो अब इस एज में आके हुए हैं ना, तो हमारे तो इस एज में नहीं होंगे ना। तो पहले, अब तो 10 साल का बच्चा, मतलब मेरी बेटी जो है वो कहती है कि मेरे सर में दर्द है। मैंने तो बचपन में कभी नहीं कहा कि मेरे सर में दर्द है, सुना भी नहीं था। अब तो ये ना बड़ी हमारे लिए हैरत की बात होती है जब बच्चा कोई बोले कि सर में दर्द हो रहा है, बच्चे के सर में दर्द हो रहा है। अब बच्चे बोलते हैं तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब पीछे सरकती जा रही है चीज़ें। हेयर फॉल के लिए आप कौन सी ट्रीटमेंट्स आप रेकमेंड करेंगी? हेयर फॉल की जी पहले तो रीजनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, वो हम ज़ाहिर है पेशेंट का पहले पूरा एनालिसिस करवाते हैं और उसके बाद, और अगर ऐसा हमें इस तरह से देखने पे और चीज़ों में नहीं मिल रहा होता तो जनरल हम ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं, जिसमें हेयर बूस्टर अभी कुछ दिनों पहले, बल्कि आजकल आप देख ही रहे हैं हम SLA पे, दी एस्थेटिक क्लिनिक के पेज पे कि हेयर बूस्टर की एक पोस्ट लगी हुई है और उसको बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर साहिबा ने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि क्या क्या है। फिर PRP भी अवेलेबल है हमारे पास, हेयर PH भी है जो कि मास्क और विदाउट मास्क डिपेंडिंग ऑन द नीड के क्या ज़रूरत है पेशेंट की। कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे सीरम्स भी मौजूद हैं जो बहुत ही ट्रीटेड बाल जो होते हैं, जो सैलून से आप लोग ट्रीटमेंट कराते हैं उसके बाद आ जाएं। तो ये पेशेंट को देख कर बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी तस्वीर देखूं और मैं कहूँ हाँ इसको तो बस ये दे दो। कुछ चीज़ें होती हैं जो जनरल सब पे चल जाती हैं, जैसे कुछ सीरम्स हैं, आ जाएं कोई बात नहीं है। जी पेशेंट ठीक, ले रही जी जल्दी। और अगला क्वेश्चन, PRP का थोड़ा सा हमें बताएं कि व्हाट इज बेसिकली PRP एंड हाउ डज इट वर्क? अच्छा देखिए, PRP थेरेपेटिक भी होती है। हम अपनी फील्ड में जो उसको एस्थेटिक की फील्ड में यूज़ कर रहे हैं, अब सिर्फ PRP एक जगह नहीं यूज़ होती। PRP स्पोर्ट्स मेडिसिन में बहुत यूज़ होती है, PRP डेंसरी में बहुत यूज़ होती है। तो PRP का एक मसरफ नहीं होता। PRP से चूंकि आपको जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और नहीं भी उम्र बढ़ती तब भी आपको चूंकि हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं और उसको प्लेटलेट्स अलग कर लेते हैं, उसका प्लाज्मा अलग हो जाता है और उसमें बहुत इनरिच्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट आपके फॉलिकल में डाल दिए जाते हैं। अगर आप हेयर PRP की बात करें, क्योंकि PRP मुंह पे भी होती है, PRP बड़ी सही, तो डाल दिए जाते हैं। वो नरिशमेंट जो आप ये समझें आप दवाइयाँ खा रहे हैं और महीनों ले रहे हैं, वो आपको डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाती है। तो एक जैसे डायरेक्ट रूट से आपको बहुत सारे फायदे हो जाते हैं ना, इसी तरह से हम जो हेयर PRP से हो जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि 100% हर एक को PRP का रिजल्ट आता है, ये डिपेंड करता है जी बहुत सारी चीज़ों पे। जी 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 अब थोड़ी सी बात एक्ने की कर लें, मेरा फेवरेट टॉपिक। बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही हैं एक्ने और ओपन पोर्स की। हर कोई मुझे यही पूछ रहा है कि कुछ एक्ने और एक्ने स्कार्स हो जाते हैं, क्या रीजंस होते हैं और क्यों मतलब हो जाता है ये?
देखिए रीजंस, एक्नी को अगर कंट्रोल ना किया जाए उस वक्त, और फ्रैंकली एक सर्टेन एज में आप एक्नी को ऐसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल जो टीन एज होती है उसमें वो लाइफस्टाइल, उनके हार्मोन्स, उनकी चीज़ें, सीबम इतना रिलीज हो रहा होता है, वो क्लॉग हो जाता है ऊपर, फिर वो एक्नी आती है और फिर बहुत सारी चीज़ें। हाँ, अंटिल अनलेस कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि कोई साथ में हार्मोनल रीज़न भी है, तो और बहुत ही कोई एक्सटेंसिव बड़ी हार्मोन की रीज़न है, तो हेरिडिटी भी बड़ा रोल प्ले करती है। कुछ बच्चियाँ आती हैं कि जी मेरी एक्नी हो रही है, और फिर मैं उनकी अम्मा की तरफ देखती हूँ तो उनके भी वो डीप रूटेड वो स्कार्स मौजूद होते हैं वहाँ। तो ये सारे अवामिल मिलके काम करते हैं। हाँ, एक्नी को बार बार पॉप करना, उसको छेड़ना, ये तो हर डॉक्टर आपको कहते हैं कि इसको ज़्यादा छेड़े नहीं। और अमूमन वो एंग्जाइटी, आउट ऑफ एंग्जाइटी बच्चे ये करते हैं कि हो जाता है, वो बार बार उसको पॉप करने की कोशिश करते हैं, तो जहाँ नहीं होता वहाँ भी स्कार कर देते हैं। तो एक्नी एक बड़ा ही ज़िद्दी बच्चा है, उसको बड़े प्यार से ट्रीट करना पड़ता है। जहाँ तक एक्नी की बात है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किन खुश्क रहे, उसमें मूव होना, आप फेस वॉश कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन और ऊपर से अगर सुपर इम्पोज को इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उम्र क्या है एक्नी की, लाइफस्टाइल क्या है, और फिर उसको ट्रीटमेंट उस तरीके से मिलता है। एक्नी स्कार्स जो हैं वो मैं उस वक्त कहती हूँ कि जब एक्टिव एक्नी हो रही हो तो उसको उस वक्त ट्रीट ना करें, पहले एक्नी ख़त्म हो जाए, उसको कंट्रोल कर लें, और उस वक्त एक्नी स्कार, हाँ जितनी जल्दी स्कार्स को ट्रीट किया जाएगा उसमें चांसेस होते हैं कि वो जल्दी हील हो जाएंगे। बिल्कुल यही वाली बात होती है कि कोलेजन आपका रिमूव हो गया। मैं हमेशा पेशेंट को एक पेंटिंग बना के दिखाती हूँ ना अपनी खूबसूरत, यहाँ तो नहीं समझ में आएगा, आई डोंट ठीक है। ये एपिडर्मिस है, ये एक्नी हुई, आपने मेडिसिन दिया, ख़त्म हो गई। ये मार्क रह गया, आपने कुछ टॉपिकल लगाने के एजेंट्स दिए, फेड हो गए। ये जब ये हो जाती है ना पिट्स या खड्डे, तो ये तो किसी क्रीम से दुनिया की वापस खड्डे भरे नहीं जा सकते। इनके लिए तो, इनको कहते हैं एक्नी स्कार्स, तो इनके लिए तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और उस ट्रीटमेंट के बहुत सारे नाम हैं, बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम अपने पास इन दोनों ब्रांचेस में यूज़ करते हैं। दी एस्थेटिक क्लिनिक में मेरे पास विवाची है, और माइक्रो नीडलिंग RF हम यूज़ करते हैं, और दियाज है डिफेंस ब्रांच में, तो वो उसको उस तरह से हम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग कि किस तरह, और सेशंस फिर बताए जाते हैं। वो एक सेशन में ये नहीं होता कि बिल्कुल हील हो जाए, उसके सेशंस होते हैं। पेशेंट की सीवियरिटी जितनी है उसको उस हिसाब से मुद्दत बताई जाती है और सेशंस बताए जाते हैं, और काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। कोलेजन बेसिकली प्रोडक्शन करता है वो, और हर सिटिंग के बाद पेशेंट को लगता है कि जो डेप्थ या गहराई जो एक्नी स्कार्स की है वो कम होती सकती है। अच्छा, मुझे और एक बहुत ही ज़बरदस्त मसले पे क्वेरीज आ रही हैं। आई थिंक खवातीन, मेल, फीमेल सबके अंदर ही ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मोटापा। तो इस पे आप कुछ बताएं कि मतलब इस तरह हो रहा है कि हमारे साथ हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा अब हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। क्या रीज़न होगा इसका? इसके बहुत, आप अब अगर अपनी जनरेशन से बात करिए तो आप लोग तो 2 बजे सोते हैं, सुबह 2 बजे उठते हैं आप लोग, तो आप लोग के तो टाइमिंग्स ही बड़े बुरे हो गए हैं। हाँ, और रात को ऑब्वियसली फिर जब देखा जा रहे होते हैं प्रोग्राम्स और मूवीज़ और जो भी सब कुछ, तो वो फिर आप खाते भी उसी तरह से। असल में हमारी ईटिंग हैबिट्स बड़ी चेंज हो गई हैं। हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, कंप्लीट इनएक्टिविटी हमारी रही नहीं है। हमने स्टेयर्स, वही स्टेयर्स, गाड़ियाँ, हर चीज़ तो आपने इस्तेमाल करनी छोड़ दिया। अब हम लिफ्ट्स यूज़ करते हैं, थोड़ी दूर भी जाना होता है गाड़ी के मोहताज होते हैं जी। फिर मुझे सर्विस वाले बोलेंगे, मैं बोलने वाली थी, मतलब आपके एक क्लिक पे गाड़ियाँ आ जाती हैं घर के दरवाज़ों पे। तो जाहिर है अब इतनी फैसिलिटी भी है, वो अपनी जगह है, लेकिन हमने पैदल चलना छोड़ गए हैं। और फिर मुझे लगता है कि ये जो जिम का कल्चर है ना, वो बस एक फैशन स्टेटमेंट ही बन गया है तस्वीरें लगाने के लिए कि हम जिम जाते हैं और बताएं लोगों को। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि जिनके पास जिम जाने की सहूलत या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो दुबला नहीं रह सकते। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर हमारी डाइट, हमको खाने, एक तो पहले ही हमारा एशियन जो हमारा कुजीन है, हम जिस तरीके के खाने खाते हैं वो होते ही वैसे ही बहुत फैटनिंग है। फिर प्लस और माशाल्लाह कमाल किया कि उधर से तोहफे फास्ट फूड के आ गए, तो वो ये सारी चीज़ें अब निकलेंगी तो ना। हमारे पास एक ट्रीटमेंट है क्लिनिक में, हाई फूड, कुछ जी उसके बारे में बताएं।
जी जी जी, हाइफू के बारे में भी आपने वीडियो देखी होगी एंड आई एम श्योर आजकल तो लोग इतने अवेयर हैं। हाइफू हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जो कि आपकी स्किन को टाइट करता है, और न सिर्फ टाइट करता है बल्कि जो आपके वहाँ पड़े हुए एडिपोसाइट्स हैं, जो फैट सेल्स पड़े हैं, उन्हें भी खाता है, उन्हें भी ख़त्म करता है। और अगर आप चाहें तो मैं मशीन दिखा सकती हूँ, लेकिन हाइफू का मैं आपको बताऊं, आजकल लड़कियां जिनकी डबल चिन और जिनके जॉ बहुत विजिबल नहीं है, डिफाइंड जॉ नहीं है, हर लड़की का और लड़के का ये जो है ना वो बड़ा ड्रीम होता है कि डिफाइंड जॉ लाइन। तो उस डिफाइंड जॉ लाइन को डेफिनेशन देने के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें भी साथ में, सपोर्टिव थेरेपीज़ या ट्रीटमेंट। और आजकल हाँ ओहो याद दिला दिया फ़ौरन शायद कि 30% डिस्काउंट जो है वो, खबरदार जो मुझे मेरा अपना इतना करीब से मुंह दिखाया तुमने। अच्छा तो पर्दा थोड़ा सा मेरे मुझ तक ही रखे, पेशेंस है। अच्छा तो उस वीडियो में होगी ना हाइफू? हाँ, सो ये दोनों मशीन्स, ये और ये हाइफू की मशीन्स हैं, और इनसे डिपेंड करता है पेशेंट की नीड पे कि किस तरह से हमने उसको कितने शॉट्स देने हैं और उसकी ज़रूरत क्या है, या टमी है, आर्म्स हैं या फेस है, वो डिपेंड इंटायरली करता है पेशेंट की नीड पे, या इवन थाइज हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि मैं सिर्फ ये देती हूँ, बल्कि उसके साथ ज़ाहिर है एडिशनल सपोर्टिव थेरेपीज़ जो होती हैं वो भी देते हैं, और उससे हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और पेशेंट खुश भी बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जो इस वक्त 30% डिस्काउंट लगा हुआ है जिस हाइफू पे, उसका मैं आपको बता दूं कि उसके इंस्टेंट रिजल्ट भी आपको बड़े और बहुत पेशेंट खुश होते हैं। 30-40% तो फौरन रिडक्शन आती है और पेशेंट को लगता है कि हाँ जी उसने ट्रीटमेंट कराया है। यस बस, और कोई क्वेश्चन? हाइफू के कोई साइड इफेक्ट नहीं है सिवाय इसके कि स्किन टाइट हो जाती है और आपका फैट रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, ये जी पूछ रहे लोग कि लेजर के, हमारे लोग कहते हैं कि लेजर से कैंसर हो जाता है और लेजर बहुत ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। इस पर आप कुछ बताएं कि जो हमारी लेजर ट्रीटमेंट्स हैं वो कितनी ज्यादा इफेक्टिव तो है ही है, मतलब उसके क्या नुकसान हैं हमारे लिए? ये मेरे लिए भी एक लतीफ़ा था। मुझे प्रैक्टिस के दौरान ही समझ में आया कि मैंने पता नहीं एक पेशेंट को अनवांटेड फेशियल हेयर थे, तो भाई पूरी दाढ़ी आई हुई है, पूरी दाढ़ी आई हुई है, और उसको बेचारी ने ज़ाहिरा कुछ ना कुछ तो करना था, इतना सोशल एम्बैरेसिंग होता है सोशली आपके लिए, तो वो उसने शायद वैक्स किया या थ्रेड किया, वो इनग्रोन्स वहाँ बिल्कुल ब्लैक डॉट्स रह जाते हैं, और वो क्लीन नहीं थी, वो इतनी अजीब सी इसकी स्किन लग रही थी, पूरा पैच अजीब से पड़े हुए थे यहाँ। तो मैंने उसको बोला तो कहती है नहीं मैं लेज़र तो नहीं करा सकती। लेज़र क्यों नहीं करा? नहीं वो लेज़र नहीं करा सकती, उससे कैंसर हो जाता है। तो ये मेरे लिए भी एक इत्तला थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, कम्प्लीटली सेफ होते हैं ऐसे, वरना हर जगह क्लिनिक पे हर, और सिर्फ मेरी नहीं, दी एस्थेटिक क्लिनिक नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस हो रही है वहाँ ये वाली चीज़ें मौजूद हैं। हाँ ये मुझे नहीं बताया कि उसको डील कौन कर रहा है। लेज़र को जो डील करता है वो उसको लेजर्स के बारे में पढ़ना लिखना समझ में आना, और वह सर्टिफाइड, जी वही बता रही हूँ कि उसको पता होना चाहिए। और लेकिन ये मेरी गारंटी है कि कोई लेजर से कैंसर नहीं होता। हमारे यहाँ एक चीज़ के बहुत सारी फिर इस तरह की मिथ्स हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, मिसकंसेप्शंस। जी बिल्कुल सेफ है और गारंटेड रिजल्ट्स हैं, चाहे वो लेज़र हेयर रिमूवल हो या पिगमेंटेशन के लिए लेज़र हो। पिगमेंटेशन के ऊपर भी लेज़र बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, नैनो से लेके पीको टेक्नोलॉजी तक। हाँ ओके, दोबारा बता देती हूँ। हाइफू पे जी 30% डिस्काउंट है, और अभी कुछ दिनों के लिए ही रह गया है, तो जल्द आएँ और उसको अवेल करें। दी एस्थेटिक क्लिनिक की दोनों ब्रांचेस पे, यहाँ या DHA। और अगर आपने अपनी बेली, फैट बेली से तंग हैं, अपनी बेली से तंग हैं, अपने आर्म से तंग हैं, या थाइस से, या इवन आपको फेस कॉन्टोर कराना है, तो आएँ एंड गेट योर हाइफू डन।